डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं रसायन विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम लोगों ने देखा कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है, और हमने कुछ अभ्यास में आपको रासायनिक समीकरण भी दिया जो कि आपको संतुलित करना था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हैं। तो आप इस वीडियो को मन से देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आप पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है न तो हम किसी द्रव्य का नष्ट कर सकते हैं, द्रव्य का विनाश कर सकते हैं, और ना ही किसी द्रव्य को उत्पन्न कर सकते हैं। यह होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो आप बताएंगे संतुलित इसलिए करते हैं कि वह रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करे, अर्थात अभिकारक की जितनी भी द्रव्यमान है वह उत्पाद में उसी के रूप में प्राप्त हो, उतने ही द्रव्यमान में। ये नहीं कि हमने अभिकारक लिया कुछ 10 ग्राम तो उत्पाद हमें प्राप्त हो जाए 20 ग्राम, तो यह तो नियम का पालन होगा नहीं। तो इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो यह था हमारा पहले आज के क्वेश्चन का जवाब। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती है। तो वैसे तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत सी होती हैं। यहाँ हम आपको कुछ मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताएंगे, जिसमें सबसे पहले आता है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, या इसी को हम संश्लेषण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आपको नाम से पता चला कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन करने का मतलब होता है मिला देना। ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में मिलकर संयुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ एक नया पदार्थ नए गुण के साथ बनाता है, जिसको हम उत्पाद बोलते हैं। तो बोल सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक उत्पाद बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया। तो एक ही अभिक्रिया के यहाँ आपने 3 नाम देखा। जैसे आपको आपके स्क्रीन पर दिखाया गया एक एग्जाम्पल है कि A+B, यानी कि A भी अभिकारक है, B भी अभिकारक है। तो A और B जब आपस में मिल रहे हैं तो एक उत्पाद AB का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? AB का निर्माण कर रहे हैं। ठीक इसी तरह अगर हम किसी एक उदाहरण को देखें तो हम आपको एक उदाहरण दिखा रहे हैं कि जब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं चूना, क्या बोलते हैं? चूना, जिसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और जल की क्रिया जब करते हैं, जल का मतलब H2O, तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल की क्रिया करते हैं तो यहाँ पे हमें बनता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, साधारण नाम है, और इसका जो व्यापारिक नाम है वह होता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसे रासायनिक नाम भी कह सकते हैं।
तो इस रिएक्शन को आपको याद रखना है और साथ में आपको कुछ कंपाउंड्स नेम भी याद रखने हैं, कि यौगिकों के नेम भी याद रखने हैं, तभी आप अभिक्रिया को कर पाएंगे। इसलिए आपको 9th में ही बताया गया होगा कौन कौन सी कंपाउंड हैं। कुछ कंपाउंड्स को याद रखना, नहीं याद रखते हैं फिर भी आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, याद रखिएगा इन कंपाउंडों को कि कब कौन सी अभिक्रिया होगी तो क्या उत्पाद बनेगा। तो इस तरह से हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जब कार्बन की क्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब आगे देखा जाए, कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। क्या, जैसे Fe यानी कि लोहा सल्फर के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, फेरस सल्फाइड। क्या बनाएगा, फेरस सल्फाइड बनाएगा। और यदि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, जल बनाएगा। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि सोडियम क्लोरीन से क्रिया करता है तो साधारण नमक NaCl बनाता है। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड CO को क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से क्रिया करेगा तो कार्बोनिल क्लोराइड यानी कि COCl2 बनाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड यदि ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है 2SO3। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। तो आप यहाँ सभी प्रकार के अभिक्रियाओं में देख रहे होंगे जो उत्पाद हमारा है, जो भी उत्पाद है, आप देख लीजिए इधर जितने भी उत्पाद हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्पाद है, एक ही उत्पाद का निर्माण हो रहा है। उसी तरह आप इस साइड में भी देख सकते हैं, जितने भी उत्पाद हैं सब एक ही हैं। तो इस तरह से आप उत्पादों को देख सकते हैं। तो कह सकते हैं हम ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ संयुक्त होकर आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। अब कुछ चीज़ें आपको नोट के रूप में याद रखना है दिमाग में। क्या, सबसे पहला बात, आपसे अगर पूछा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सी अभिक्रिया देते हैं तो आप बताएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया देते हैं। क्या कहेंगे, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब कौन कौन आता है इनके अंतर्गत, एल्कीन आता है और एल्काइन आता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होंगे वह कौन कौन से अभिक्रिया देंगे, योगात्मक अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कह सकते हैं। यानी कि जो भी नाम हमने आपको अभी ऊपर बताया वह है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाया गया एथिलीन ब्रोमाइड के साथ क्रिया करेगा तो होगा क्या, एक ब्रोमीन इसके साथ जाएगा और एक ब्रोमीन इसके साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो जब एक ब्रोमीन जाएगा तो एक हाइड्रोजन वहाँ से फ्री होगा, यानी कि एक हाइड्रोजन बाहर निकल के इसका आ गया और इसका भी एक हाइड्रोजन बाहर निकल के आ गया। इस तरह से 2 हाइड्रोजन यहाँ बाहर हो रहे हैं तो एक Br इसका आ गया तो यहाँ हो गया CHBr। क्या हो गया, CHBr। और यहाँ भी हमारे पास क्या हो गया, CHBr। क्या हो गया, CHBr। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, जब एथिलीन की क्रिया ब्रोमाइड से कराया तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है। और जो डबल बॉन्ड था वह सिंगल बॉन्ड में टूट गया। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है तो आप हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो आप लिख लीजिएगा हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। फिर एसिटिलीन, एक और देखते हैं एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, यह हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास जाता है तो यह होता है CH2 और यहाँ भी आएगा तो CH2। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में टूटेगा क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ट्रिपल बॉन्ड टूटता है पहले डबल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड टूटता है सिंगल बॉन्ड में। तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल हो सकता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, यानी कि वह जुड़ के एक ही उत्पाद दे रहा है एथिलीन के रूप में।
इसी तरह एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एथिलीन की हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, एथिन बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो CH3 डबल बॉन्ड था, टूट के किस में जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो इस तरह से आपको यह अभिक्रिया समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगली अभिक्रिया की ओर। तो अगला अभिक्रिया हमारा है आज का वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यह क्या है, इसमें हम कह सकते हैं ठीक उसी का अपोजिट बोल सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, वहाँ एक उत्पाद बन रहा था, यहाँ एक अभिकारक टूटेगा और अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। तो बोला जा सकता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर अधिक उत्पाद बनाता है, उसी को हम वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे में यदि हम आपको एग्जाम्पल की बात करें तो देख सकते हैं आप, फेरस सल्फेट है, और फेरस सल्फेट जब टूटा तो क्या क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाई ऑक्साइड बनाता है। ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हैं एक कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास CaCO3, यह जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक इसी तरह एक एग्जाम्पल और बात करते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि इसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या बोलेंगे, लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट टूटता है तो लेड यानी कि सीसा में टूटता है, अलग होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है और फिर ऑक्सीजन गैस बाहर कर देता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद दे रहे थे तो उसको हम संयोजन कह रहे थे, और ठीक उसका अपोजिट जब एक अभिकारक टूटकर दो से अधिक या दो उत्पाद दे रहा है तो उसको हम वियोजन, वियोजन का मतलब टूटना, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से आप समझे होंगे संयोजन क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या है। आगे हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी अभिक्रिया आती है, यानी वियोजन अभिक्रिया के भी प्रकार होते हैं। हाँ, वियोजन अभिक्रिया के भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है पहला नंबर उष्मी वियोजन, फिर एक होता है विद्युत वियोजन और एक होता है प्रकाशिक वियोजन। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, उष्मी वियोजन पहला नंबर, दूसरा विद्युत वियोजन और तीसरा प्रकाशीय वियोजन। कहने का मतलब क्या हुआ, उष्मी वियोजन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं यदि अभिकारक ऊष्मा के द्वारा वियोजित होता है, कह सकते हैं जब अभिकारक ऊष्मा के द्वारा वियोजित होता है तो उसी को हम बोलते हैं उष्मी वियोजन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट पर जब हम ऊष्मा देंगे तो यह टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाई ऑक्साइड में। दूसरा है हमारे पास विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन क्या है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जब अभिकारक वियोजित होगा विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर, यानी कि जब हम अभिकारक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, करंट प्रवाहित करते हैं और उस करंट के कारण वह अभिकारक टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विद्युत वियोजन। जैसे आप देख सकते हैं जल है, जब जल में आप क्या करेंगे, विद्युत धारा यानी करंट प्रवाहित करेंगे तो जो हमारा जल होता है वह हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विद्युत वियोजन। अगला आता है हमारे पास प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन का मतलब जब सूर्य के प्रकाश के कारण अभिकारक टूट रहा होगा। प्रकाशीय मतलब प्रकाश के कारण है कि जब उस पर हमने प्रकाश दिया उस अभिक्रिया को और उसका जो अभिकारक था वह टूट गया। वियोजन के बारे में पढ़ना है तो टूटेगा। तो इस तरह की अभिक्रिया जो प्रकाश के कारण जो अभिकारक टूटता है, जो अभिक्रिया होती है, उसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं क्या कि AgCl सिल्वर क्लोराइड पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह सिल्वर Ag में और क्लोराइन यानी कि Cl में क्या होता है, क्लोरीन में टूट जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। अब ये जो प्रकाशीय वियोजन है या जो अभिक्रिया अभी हमने देखा, इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है आपके मन में चल रहा होगा। तो इस अभिक्रिया का जो उपयोग होता है वह श्याम श्वेत यानी कि ब्लैक एंड वाइट
फोटोग्राफिक में किया जाता है, जब ब्लैक एंड वाइट फोटो बनाया जाता है वहाँ पर इस अभिक्रिया का यूज किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड में सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह सिल्वर में और क्लोराइड में अलग अलग टूट जाता है। इस तरह से हमने 2 रिएक्शन आज कंप्लीट किया। तीसरे रिएक्शन को भी देखते हैं। तीसरा रिएक्शन क्या है? तो तीसरा रिएक्शन हमारा है विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को एक नाम से और जानते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए यह क्या होता है, तो कहा जा सकता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर, यानी कोई यौगिक है, उस यौगिक के अणु में 2 परमाणु होंगे, समूह होंगे, तो उन यौगिक के अणु में जो भी परमाणु या समूह होंगे उनके स्थान पर कोई दूसरा आ जाता है, मतलब अदला बदली होगा, उसके जगह पे कोई और आएगा और वह कहीं और जाएगा। या तो दूसरे भाषा में यदि कहें तो कह सकते हैं इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, जो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होगा वह कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है? विस्थापित कर देता है। यानी कि यदि कोई यौगिक है और उस यौगिक में अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व है, तो जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वह कम क्रियाशील तत्व वाले यौगिक से क्या करेगा? विस्थापित कर देगा, उसको हटा देगा, बाहर कर देगा। तो इस तरह से हमारा यह विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। जैसे आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। क्या? Fe है, कॉपर सल्फेट है, यानी कि Fe और कॉपर सल्फेट की यदि हम बात करें तो Fe एक तत्व हुआ और कॉपर सल्फेट एक तत्व हुआ, तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील हमारे पास कौन होगा? Fe होगा। तो जो सबसे अधिक क्रियाशील, यानी कि Fe जो है सबसे अधिक क्रियाशील है, यह क्या करेगा? कम क्रियाशील तत्व का यौगिक, तो कम क्रियाशील तत्व का यौगिक हमारे पास कौन है? कॉपर सल्फेट, यानी CuSO4 है। तो यह क्या करेगा? जो Fe है वह कम क्रियाशील तत्व के यौगिक में से उस तत्व को विस्थापित कर देगा जो कम क्रियाशील, तो यहाँ कम कौन है? कॉपर। तो कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी कॉपर को निकाल के बाहर कर देगा, तो कॉपर बाहर हो जाएगा। जैसे ही कॉपर बाहर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर को बाहर कर दिया गया। जैसे ही कॉपर बाहर आया और उस SO4 के जगह पे कौन चला जाएगा? हमारा Fe चला जाएगा। तो जो अब हमारा उत्पाद बनेगा वह बनेगा FeSO4 और कॉपर अलग। इसी तरह की और भी कुछ रिएक्शन है। CH4 में Cl से जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या करता है? CH4 से एक हाइड्रोजन, यानी अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, यह क्या करेगा? मतलब विस्थापित कर देगा, यानी कि जो है तो एक H चला जाएगा इसके साथ, तो यह हमारा बाहर हो जाएगा HCl के रूप में। यहाँ बचा C, एक H निकल गया तो CH3 हो गया और Cl हमारा यहाँ पे हो जाएगा, जबकि यहाँ पे Cl2 होगा रिएक्शन में। थोड़ा आप सही कर लीजिएगा। क्या सही करना है कि यह जो है क्लोरीन न होकर के यहाँ Cl2 रहेगा। हाँ, इसको आप सही कीजिएगा, Cl2 है। ठीक इसी तरह अगले रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, C2H5Br है और ये जब KOH के साथ क्रिया करेगा तो यह क्या करेगा? जैसे हमने आपको बताया, किसी भी यौगिक के एक अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु आ जाएगा, तो C2H5 के जगह पे इसका OH यहाँ आएगा, Br इसके साथ जाएगा, तो C2H5OH हो गया और KBr अलग हो गया। क्या बताया कि OH जो है वह आ जाएगा C2H5 के पास और Br चला जाएगा K के साथ, तो KBr बनेगा और C2H5। तो इस तरह से आपका ऊपर वाला भी डिफिनेशन अब समझ में आ गया होगा, नीचे वाला भी समझ में आ गया होगा। अब ये मत आप परेशान होइएगा सोचकर कि हम कैसे जानेंगे कौन तत्व क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। तो इसको हम आपको आगे के चैप्टर में बताएंगे कैसे जाना जाता है, और इसके लिए ट्रिक भी हम बताएंगे कैसे आप उसको याद कर सकते हैं। तो एक लास्ट रिएक्शन देख सकते हैं, जिंक H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण SO4 को अपने साथ ले लेता है, जबकि हाइड्रोजन को बाहर कर देता है। इस तरह से हमने देखा विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो इसके लिए भी नोट में आप याद रख सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संश्लेषण अभिक्रिया देते हैं या योगात्मक अभिक्रिया देते हैं।
तो ये आप इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे, याद रखेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे के जो भी रिएक्शन है उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आगे 2 वीडियो होंगे जिसमें हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होगा। फिर हम चैप्टर के अभ्यास को पढ़ लेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को देखेंगे, आपको एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।